नमस्कार साथियों, मैं हूं अरुण खोटे और आज हम अपनी दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री सीरीज में आपके सामने बातचीत के लिए लाए हैं श्री मल्लापल्ली लक्ष्मैया को, जो सेंटर फॉर दलित स्टडीज के चेयरमैन हैं हैदराबाद में। और आज हम यहाँ पे उस पक्ष की बात करेंगे जो आज के दौर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, आप लोग को मालूम है दलित आंदोलन की पूरी यदि संघर्ष को अगर हम चरणों में बांध के देखें तो इसका सबसे पहला चरण वो था जब दलित अपने आप को मानवीय वजूद को पाने के लिए संघर्ष किया। ये संघर्ष सैकड़ों वर्षों तक चला। भारत के आजाद होने के बाद, संविधान के बनने के बाद, संविधान ने दलित वर्ग को और समाज के तमाम वंचित वर्ग को इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के बराबर होने का मौका दिया। संविधान ने तय किया कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति का अधिकार बराबर से है। ये वो समय था जब दलित वर्ग ने अपने आप को संविधान के तहत इस देश का एक मजबूत और आधार पाया, इस देश के नागरिक के बतौर। ये दौर वो हुआ जब हमको अपनी मानवीय पहचान से आगे अपनी एक पहचान एक व्यक्ति के रूप में मिली संविधान के तहत। ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हुई। संविधान ने तमाम अधिकार अवश्य दिए थे, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी था। संसाधनों से पूर्ण रूप से अलग कर दिए गए ऐतिहासिक तौर पर इस समाज को जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक उसका कोई वजूद ही नहीं हो सकता है। और इसलिए दलितों ने एक बड़ा संघर्ष किया संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को पाने का। अधिकारों का यह संघर्ष भी लगभग 2 दशक तक चला। अधिकारों का यह संघर्ष 2 दशक तक चला और आज दलित इस देश की पूरी राजनीति में व्यवस्था के केंद्र में है। दलित विमर्श उसके केंद्र में है। विभिन्न प्रकार से दलित वर्ग के लोग अपने अपने स्तर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अधिकार का जब सारा हमारा एक दौर का पूरा हुआ, तब ये आता है किसी भी समाज की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके संसाधन होना। उसके संसाधन होने में जो लंबे समय तक जमीन केंद्र में थी और दलितों ने पिछले 5-6 दशक से लगातार जमीन के आंदोलन लड़े, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई जिसकी जरूरत थी। ऐसे समय में 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार के माध्यम से संसद में एक योजना पास की। यह योजना एक ऐसी योजना थी जो दलित वर्ग के सर्वांगीण संपूर्ण रूप से उनके विकास के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क थी, एक बड़ा अचीवमेंट था। दोस्तों, आज भी पूरे देश में और यहां तक कि दलित वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा इससे पूर्ण रूप से नावाकिफ है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी धनराशि हर साल अलग से चिन्हित कर दी गई है। और मजेदारी की बात है 1979 में पास इस योजना का लाभ उसके अगले 20 वर्ष तक किसी भी स्तर पर दलितों तक नहीं पहुंच पाया। ये पैसा एलोकेट तो जरूर होता था सरकार के स्तर पे, लेकिन कामोवेश ये उन्हीं सामान्य जन कल्याण कामों में लगा दिया जाता था जैसा एक परंपरा चल रही थी। और उसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण रहता था, क्योंकि ये जो सड़क है, इस सड़क को बनवाया गया है, इसमें इस पर्टिकुलर मद का पैसा खर्च किया गया है क्योंकि इस पे दलित भी चलेंगे। उस समय इस योजना का नाम था स्पेशल कंपोनेंट फंड। स्पेशल कंपोनेंट फंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था। तो साथियों, इसी स्पेशल कंपोनेंट फंड के नाम से शुरू की गई वो योजना को विभिन्न तरह के नाम बदलते हुए आज शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के बतौर जानी जाती है। इस पूरी ये जो धनराशि है, ये जो योजना है, ये क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये किस तरह से मिल सकती है, और इसको ले करके लक्ष्मैया साहब ने जो एक बड़ी सफलता हासिल की, आज हम उस पर बात करेंगे। उनकी ये सफलता अपने आप में पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो दलित संघर्ष के साथियों को और दलित वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत भी है। तो चलिए आज हम उनसे पूछते हैं कि क्या है। नमस्कार लक्ष्मैया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार अरुण, नमस्ते। बहुत महत्वपूर्ण मौका है आज दलितों के जो आर्थिक अधिकार है और उनके जो समग्र विकास का एक जो बहुत बड़ा मौका जो 1979 से हमारे पास था,
उसको ले करके आपने जो एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, चाहे वो आपने सेंटर फॉर दलित स्टडीज का जो एक बहुमंजिली सेंटर खड़ा किया, और उसके साथ आप लोगों के संघर्ष ने तेलंगाना में इस मद के पैसे को उचित रूप से इसका एलोकेशन होना और खर्च करने के लिए जो कानून बनवाने में सफलता मिली, उसके लिए आप और आपके सभी साथी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और पूरा दलित समाज आपका कृतज्ञ है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। आखिर ये स्पेशल कंपोनेंट फंड जो आज शेड्यूल्ड कास्ट सब फंड और ट्राइबल सब फंड के बतौर जाना जाता है, इसकी जो पूरी यात्रा है, इसको बहुत संक्षेप में हमारे लोगों को बताएं। तो अरुण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे आपसे बहुत दिनों से, बहुत सालों से मेरे पहचान है, दोस्त है। आप सुन रहे, आप देख हाँ रहे हाँ, भी। सुनाई दे रहा है मुझे अच्छी तरह। ये पूरा क्या है हमारा, आप अच्छी तरह तरीका से तो हिस्टोरिकल मूवमेंट का ये जर्नी बताया, तो धन्यवाद देता हूँ। ये तो पहले मालूम करना है कब से हमारा संघर्ष शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्या करना। अब पूरा ये एक 3 मिनट में अच्छा एक जर्नी बताया, उसको धन्यवाद देता हूँ। ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान, पहले तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान था, बाद में शेड्यूल का सब प्लान बनाया, और अब क्या है, बीजेपी सरकार आने के बाद ये बजट में बदला दिया। पहले तो प्लान नॉन प्लान था, अभी कैपिटल रेवेन्यू बन गए। बोले तो प्लान नहीं है, उसका ये कॉन्स्पिरेसी है। तो सब प्लान पूरा देश पूछ रहे हैं, बोल के समझ के उसको प्लान नॉन प्लान निकाल के प्लानिंग कमीशन भी रद्द करके ये कैपिटल रेवेन्यू बना है, तो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, ये क्या होना, क्या करना बोले तो ये शेड्यूल कास्ट स्पेशल कास्ट का डेवलपमेंट एक्शन प्लान, लाइक दैट इन गवर्नमेंट दे आर डूइंग। ओके, ये तरीका वो बदलते रहा है। इसके पहले सब प्लान एक्ट आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, अब आंध्र प्रदेश में मिलके है, अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश बन गए। तो 2013 में ये पहले एक्ट तो है, 2012 में है, दिसंबर 2 को ये पास किया असेंबली। 2013 जनवरी में ये गवर्नर ने ये एक्ट को ये कायम किया है। तो 2013 एक्ट बोल के ये बताते, ये तो है। ये क्या है, क्यों हम इसके लिए मालूम करना है, हम इसके लिए संघर्ष करना है। ये हिस्टोरिकल, आप मैं भी एक जस्ट 2-3 मिनट हिस्टोरिकल जर्नी बता दूं। आपको मालूम है ज्योतिबा फूले ने 1885-86 ये एरिया में हंटर कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया। हंटर कमीशन द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन बोल के तो नाम है। इसमें उन्होंने क्या दिया, ये अनटचेबल, ये लोअर कम्युनिटी का, डिप्रेस क्लास का लिए एक अमाउंट उसके लिए खर्च करना एजुकेशन। मैं हिस्ट्री में ये फर्स्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान का आर्जिन बोल रहा हूँ। उसके बाद सयाजीराव गायकवाड़, साहूजी महाराज, ये दोनों एजुकेशन के लिए कुछ अमाउंट, स्कॉलरशिप के लिए कुछ अमाउंट ये तरीका से खर्च किए। उसके बाद हम देखना है 1932 में पूना पैक्ट बीच गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसमें पूना पैक्ट में 9th पॉइंट है, 5% बजट में ये डिप्रेस क्लासेस के लिए, एजुकेशन के लिए खर्च करना बोल के एक एग्रीमेंट था। अंबेडकर डिमांड था, गांधी उसको सहमत हुए थे। अग्री कर दिया। थर्ड फोर्थ थिंग, अंबेडकर ने 1946-44 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर का वो पावर में आ गए। उसके वो टाइम पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू किया। ये 46-44 में ये आ गए। बोले तो कुछ अमाउंट
खर्च रख दिया। देन यू हैव टू टेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है, ये एजुकेशन के लिए, वो आर्थिक साधिकार के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट ने वो जल्दी से जल्दी ये प्रतिभाशाली से काम करने के लिए आर्टिकल 46 दिया था। ये तो हिस्ट्री है, ये तो हिस्टोरिकल हम क्या है हमारा जर्नी में आया। देन उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर आने के बाद कुछ नहीं किया। ये अम्बेडकर ने 52-54 में भी उसको भाषण में दिया। ये नेहरू ने वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पूरा बाजू रख दिया, वो नए काम किया। उसके बाद क्या हुआ 1969-68 में पूरा देश में ट्राइबल एरिया में और दलितों के बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में ऐसा कुछ लैंडलेस पीपल दे केम फॉर द स्ट्रगल, द मिनिमम वेज, लैंड इश्यूज, अट्रॉसिटीज लाइक दैट। देन 1974 में ये इसका स्ट्रगल आपका देखें, नक्सलबरी है श्रीकाकुलम, या हम बिहार में वीरभूम शिंगभूम के लिए, और आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, करीमनगर, ऐसा बोल के मूवमेंट्स आए। उसके लिए ये दबाने के लिए और ये ट्राइबल्स को कुछ देने के लिए, ट्राइबल्स कुछ उसको संतोष देने के लिए ट्राइबल सब प्लान 1974 में लागू कर। 1974 में फर्स्ट ट्राइबल सब प्लान आ गए। इसके बाद 1979 में 78-79 में पीएस कृष्णन ने मोरारजी देसाई का टाइम पे ये ट्राइबल सब प्लान के लाइन पे स्पेशल कंपोनेंट लाना बोल के ये प्रयास निकल गया। इसके प्रयास में कुछ एक डिसीजन आया था, मगर ये फल तो फ्रूटफुल नहीं हुआ था। उसके बाद 1981 में, अब अच्छा बोले, वो इंदिरा गांधी ने ये टाइम पे मनमोहन सिंह प्लानिंग कमीशन मेंबर सेक्रेटरी था, इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों मिलके ये गाइडलाइंस बनाए। दिस इज द ऑरिजिन ऑफ स्पेशल कंपोनेंट। लक्ष्मैया जी, जैसा कि इस स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जो 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं उस पर थोड़ा आप लाइट डालें कि ये जो स्पेशल कंपोनेंट फंड का जो पैसा था, जिसका आज नाम शेड्यूल कास्ट सब प्लान है और ट्राइबल सब प्लान है, इसमें एक अच्छी सी जो शर्त लगी हुई थी कि यह पैसा एक तो अनुपातिक, जितनी दलितों की आबादी देश में है उसी अनुपात में बजट से उतना पैसा सरकार एलोकेट करके उनके लिए एक्सक्लूसिवली खर्च करेगी। ये एक्सक्लूसिव का जो संदर्भ भी बड़ा स्पष्ट है इसी योजना में कि यह पैसा किसी दलित व्यक्ति या परिवार या बस्ती जिसमें कम से कम 60% दलित वर्ग के लोग रहते हों, उसके विकास और उत्थान के लिए खर्च होगा। एक तो ये बिंदु। दूसरा, ये इस पैसे की जरूरत के लिए दलित व्यक्ति, परिवार या बस्ती के लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इस पैसे की मांग कर सकते हैं अपनी योजना बना करके। थोड़ा सा इसमें रोशनी डालिए। इसे वही बोल रहा हूँ, मेरे स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान का पहले गाइडलाइंस क्या था, ट्राइबल सब प्लान ने ये यूनिट, तो ये गांव है, वो ट्राइबल का गूडम, ये बोले तो ये ट्राइबल हमलेट का एक यूनिट बन गया। तो ऐसे कंपोनेंट के लिए शेड्यूल स्पेशल कंपोनेंट प्लान का गाइडलाइंस क्या था, ये व्यक्ति, हाउस होल्ड और ये बस्ती दोनों यूनिट लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसका ये बस्ती का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वैसा ये क्यों आया था बोले तो, ये गांव में कुछ डेवलपमेंट आए तो, रोड आए तो पूरा गांव में रहता, दलित बस्ती को नहीं आता, दलित गांव को नहीं आता। ये करंट आता, पूरा गांव में रहता लाइटा, वो दलित बस्ती को नहीं आता। ये स्कूल रहता, ये बस्ती को नहीं आता। इसलिए इंदिरा गांधी ने सोचा था डेवलपमेंट का फ्रूट्स, ये डेवलपमेंट का बेनिफिट वो लोगों को भी जाना है। इसलिए
वो बोले तो हम दलित बस्ती को करो, बोले तो नहीं कर रहे हो। इसलिए ये पैसा निकाल करके, ये 16% निकाल करके ये बाजू में रख के उसका प्लान करना, मतलब आप ये ये करना कहना है। चाह रहे हैं कि मूलतः उद्देश्य ये था कि डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया में दबे कुचले वर्ग, दलित और आदिवासी जो हैं वो केंद्र में हो, और उनको उनको वरीयता के आधार पे पूरे डेवलपमेंट का फायदा जरूर मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए इस शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे का प्रायोजन किया गया। ठीक है। ये ये सच है, ये सच है। ये ये डेवलपमेंट ने, कुछ डेवलपमेंट हो रहा, स्कूल हो रहा, रोड हो रहा, करंट और एनीथिंग एनीथिंग, दीज द डेवलपमेंट्स आल्सो जाना है, वो दलित बस्ती को जाना है। ये तो इंदिरा गांधी का प्रणाली का था, प्लान था। अब तो मैं, इसके बाद, हाँ बताइए, आगे बोलिए। इसके बाद क्या हुआ, जो ये बजट में डाल रहे हो 60%, 1000 करोड़ डाल रहे, डाल के क्या हो रहा है, ये पूरा डाइवर्ट करते जा रहा है। डाइवर्ट कैसा कर रहे हैं, ये पूरा गांव में रोड बन रहा है, ये इसी स्पेशल कंपोनेंट प्लान का खाता में जा रहा है। ये करंट ला रहा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के खाता में जा रहा है। ये शहर में एक फ्लाईओवर बन रहा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान में जा रहा है। वो बोले तो ये 1999 तक, 2000 में तक ये कुछ नहीं हुआ। मतलब ये पहले 1900, मतलब 1979 से जो योजना दलितों के, आदिवासियों के विकास के लिए बनी, वो 1999 तक उस पैसे का तो इस्तेमाल दलितों के नाम पे हुआ, लेकिन वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का फायदा दलित या आदिवासियों को ना दे करके पूरे के पूरे जर्नल तरीके से खर्च किया गया। खर्च नतीजन गिरा, उनको उसका फायदा नहीं मिला। तो फायदा नहीं मिला। आप मालूम है, ये अरुण जेटली ने वो मनमोहन सिंह का टाइम पे पूछा, अब पूरा फ्लाईओवर बन रहा है, एशियन गेम्स को भी स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का बजट हाँ, गया था, मुझे आप मुझे मालूम। याद आता है कि ये दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ के गेम हुए, तो दिल्ली सरकार ने 600 करोड़ रुपया कॉमनवेल्थ गेम में शेड्यूल कास्ट सब प्लान में से निकाल के दे दिया, और उस पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ये फ्लैट्स जो हैं बन रहे हैं ये दलितों को दे दिए जाएंगे, स्टेडियम का वो लोग भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दिया गया। इसको लेकर के तमाम दलित संगठन हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में गए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से आदेश किया कि ये गलत है, ये इस योजना का दुरुपयोग है, और तुरंत 600 करोड़ रुपया वापस शेड्यूल कास्ट सब प्लान के अकाउंट में वापस जमा करने के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिया था, जैसा बाद में दिल्ली सरकार ने वो पैसा इस फंड में वापस जमा किया था। आगे बताएं। थैंक यू। ये संघर्ष है। ये तो 2000 में क्या है, दो समय पे मैं जर्नलिस्ट था, वार्ता बोल के एक तेलुगु न्यूज़पेपर में काम कर रहा है। मेरे को मालूम हुआ ये पूरा पूरा ये बजट ने, ये क्यों बोले तो ये मन में क्यों आए, ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ये एक मिनिस्टर से बोला, हॉस्टल्स में कुछ पानी नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ कपड़ा नहीं है। बोले तो पैसा नहीं है, क्या करना है, बजट में पैसा नहीं है बोल के उन जवाब दिया। मैं कुछ ऑफिसर से बोला ये क्या है, क्या आसपास हॉस्टल्स तो है, हॉस्टल्स में पानी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है। ये पूरा ये ठंडा समय में, ये विंटर समय में कुछ ये क्या बोलता है, ये बेडशीट भी नहीं है उसके 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 लिए। छात्रों के पास। ये क्या हो रहा है बोल के, क्या हो रहा है बोल के पूछे तो पैसा नहीं। तो ये एक ऑफिसर ने बोला ये झूठा है, ये क्या है, ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, ये पैसा पूरा डाइवर्ट होते जा रहा है। ये पूरा डाइवर्ट होने के बाद पैसा कहाँ मिलेगा। मैं उसके पीछे पड़ा 3 महीने, 6 महीने में उसके पीछे रिसर्च करा। बोले तो मिला, जब क्या है, एक रोड्स एंड बिल्डिंग्स उसका पैसा जा रहा है, वो इरिगेशन उसका पैसा ले रहे हैं, और पैसा ये अलर्ट कर रहे, खर्च नहीं कर रहे। वो पूरा ये आर्टिकल ने मैं लिखे होने के बाद फर्स्ट पेज में आया था। फर्स्ट पेज में आने के बाद वो जब असेंबली चल रहा है, असेंबली में अपोजिशन लीडर था वाईएस राजशेखर रेड्डी, उन पूरा क्वेश्चन में उठा के पेपर पढ़ लिया। जब खुद पेपर पढ़ लिया, पेपर पढ़ लेके आपका गवर्नमेंट पूरा दलितों का, ट्राइबलों का पूरा धोखा दे रहा है,
ये पैसा गवर्नमेंट ने खा रहा है, उसके लिए ये इंक्वायरी होना, वो इसके लिए पूरा ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा, ये पैसा वापस कर लेना बोले तो पहले इन उठाया। पहले उठाने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कमीशन डाल दिया, एक कमिटी डाल दिया, मगर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये 2001 में हुआ। 2001 होने के बाद एवरी ईयर मैं ये क्या तरीका से कर लिया, एवरी ईयर आई हैड ए राइट आर्टिकल, बजट ने एनालिसिस करना, आर्टिकल लिखना, एनालिसिस करना, आर्टिकल लिखना। 2003 निश्चित तौर पे 2003 ये एक बहुत शानदार आप लोगों की यात्रा थी कि अपने पत्रकारिता के हुनर का अपने समाजों के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया आपने, और ये जो दलितों के आर्थिक उत्थान को लेकर के ये जो संवेदनशीलता बरती, उसका नतीजा ये है कि आज कम से कम इस समाज के पास एक अपने आर्थिक विकास के लिए एक हथियार बन गया। लेकिन देखने में यह आया कि 2005 से लेकर के इसको लेकर के दलित संगठन, तमाम तरह के आंदोलन, तमाम तरह के कैंपेन निरंतर पूरे देश में चले, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पैसे का डाइवर्जन ना हो पाए, इस पैसे का दुरुपयोग ना हो पाए, और जितना दलितों की आबादी देश में या संबंधित प्रदेश में है, उतना पैसा सरकार एलोकेट करे और उसे दलितों के विकास में खर्च करे। लेकिन कामोवेश ये पूरे देश में नहीं हो रहा। लेकिन तेलंगाना में आप लोगों ने, विशेष तौर पे आपने ये जो प्रक्रिया शुरू की थी, ये जो अभियान शुरू किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि तेलंगाना की सरकार ने इसको एक कानून का जामा दे दिया, इसको कानून में बांध दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेलंगाना में आज की तारीख में ये पैसा तेलंगाना के में दलितों की, आदिवासियों की का जितना प्रतिशत है, उतना प्रतिशत तेलंगाना सरकार अपने बजट की से उसे अलोकेट करके अलग कर देती है। और चूंकि कानून की बाध्यता है, इसलिए उसे खर्च भी करती है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, और इसमें यही इस कानून बनने की प्रक्रिया का ही नतीजा था कि आपने एक जो इतिहास गढ़ा, वो ये है कि दलित समाज के लोग अपनी जरूरतों को खुद से चिन्हित करके, उसकी योजना बना करके सरकार से इस मद में पैसा ले लेते हैं। और जैसा मैं जानता हूं कि दलित स्टडी सेंटर के सेंटर फॉर दलित स्टडीज के लिए आपने पूरा एक जमीन लेकर के एक जो बहुमंजिली अत्याधुनिक और बहुत आधुनिक तकनीकी से मजबूत एक जो आपने स्टडी सेंटर खड़ा किया, थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालें, आपने कैसे कर लिया? क्योंकि ये जो आपने चीज की है, ये पूरे देश के दलितों के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। क्योंकि अमूमन क्या माना जाता है कि जो पैसा सरकार ने एलोकेट किया है, उसको सरकार ही अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है। लेकिन आपने जो मिसाल कायम की, आपने उस चीज को स्थापित कर दिया कि ये जो पैसा है, ये दलितों के लिए है, इसको दलितों के द्वारा ही योजना बना करके मांग के खर्च किया जा सकता है। उसके बाद उसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। ये तो यही बोल रहा हूँ, ये पहले स्पेशल कंपोनेंट प्लान और 2006 में सब प्लान हो गए, वो तो हिस्ट्री है, वो तो छोड़ दीजिए। फिर बाद में ये एक्ट होने के बाद, एक्ट पहले क्या है, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, आप हॉस्टल में खाना नहीं दे रहे हैं, कपड़ा नहीं दे रहे, मगर ये एक्ट होने के बाद एक ही रात में, एक्ट होने के रात में, वही रात में एक्ट कब वो रात में स्कॉलरशिप बढ़ गए, वो रात में स्टाइपेंड बढ़ गए। ये असेंबली में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने ये बता दिया। ये तो पहला विक्टरी था। आफ्टर क्या हुआ, 2014 में अलग अलग हुआ, 2013-14 में कर्नाटक में भी ऐसा एक्ट आ गया। ये लाइन पे आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश लाइन पे एक्ट आ गए, वो 2 राष्ट्र में है। 2014 में अलग होने के बाद 3 राष्ट्र हो गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। 3 राष्ट्र में इस सब प्लान का वो मामला चल रहा है। मतलब तो 3 राज्यों के दलित संघर्ष ने, दलित आंदोलन ने सफलतापूर्वक ये जो एक बहुत बड़ी राशि हजारों लाखों करोड़ में होती है राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें, और यदि राज्यों के स्तर में देखें तो ये हजारों करोड़ में होती है, इस पैसे का हर हाल में एलोकेशन किए जाना और पूरा पैसा खर्च किए जाने की बाध्यता बनाने के लिए एक कानून बनाने में 3 राज्यों ने सफलता हासिल की। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन क्या बात है कि ये दक्षिण भारत के राज्यों में रही, लेकिन उत्तर भारत में अभी ये उस तरह से
तेजी नहीं पकड़ पाई ये मांग। दूसरा, मुझे सेंटर फॉर दलित स्टडीज की ये जो पूरी कहानी है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कहानी हो सकती है, उसमें थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कैसे आपके दिमाग में ये आया कि इस शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे से आप एक बहुत बड़ा दलित सेंटर, आधुनिक दलित सेंटर शुरू कर सकते हैं, शायद डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में, कि ये एक अपने आप में नायाब मिसाल है। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। इसके बाद क्या हुआ, एक एक बात बता दूं। इसके बाद 2014 में तेलंगाना सेपरेट हो गया। तेलंगाना सेपरेट होने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक मीटिंग रखा था। आप भी ये बात भी मन में रखना है, पहले मीटिंग चीफ मिनिस्टर का इश्यू दलित एजेंडा, पूरा सेक्रेटरीज विथ चीफ सेक्रेटरी, ओनली इश्यू ऑफ दलित एजेंडा। हाउ कैन वी गो अबाउट इट, विच प्रोग्राम्स यू कैन दैट। वो मीटिंग के लिए मेरे लिए ये सेपरेट जीओ बन के इन्वाइटी बोल के मेरे इन्वाइट किया। मैं हाई लेवल मीटिंग में एक सिविल सोसाइटी के तरफ से एक रिप्रेजेंट किया था। दिस इज द फर्स्ट हिस्ट्री, देयर इज नो हिस्ट्री। इट्स रियली अ हिस्ट्री, रेयर, इट्स नॉट रेयर। एनी सरकार, कोई गवर्नमेंट तो भी, कोई सरकार तो भी सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव ला के मीटिंग में रख के उसके बाद सुनने का नहीं रहता। मैं गया था, मैं 6 घंटे बैठा हुआ। 6 घंटा में ये 3 डिसीजन ले लिया। पहले डिसीजन था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट था, नाम मैं बता दिया। वेलफेयर बोले तो चैरिटी रहता, इसका नाम डेवलपमेंट चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बन गया, पहला चेंज हुआ। डेवलपमेंट इज अ राइट, वेलफेयर इज अ चैरिटी। पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल देता है, दे एग्रीड, दे चेंज, पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल दिया। पर्सपेक्टिव तो बदलना पड़ेगा निश्चित तौर पे चैरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो आ गया। डिसीजन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट में आ गया। राइट तो हक मिल गया। दोनों के दो इश्यू क्या है, ये फैमिली को, दलित फैमिली को 3 एकड़ जमीन खरीद करके देना पड़ेगा। मैं आपको मालूम है ये लैंड रिफॉर्म से भूसंस्करण ऐसा क्या हुआ, पूरा बकवास हो रहा। तो नहीं कामयाब नहीं रहता जमीन को, वो जमीन देता कामयाब नहीं रहता, उसका यूज में नहीं रहता, ऐसा ये पूरा खत्म हो गया। इसलिए बोले तो 3 एकड़ जमीन खरीद करके देने का फैसला किया। तो 2014 जून में सरकार आ गया। अगस्त में गोलकोंडा फोर्ट में दलित औरत का नाम पे वो जमीन दे दिया। अभी तक 16,000 एकर्स 700 करोड़ 6,000 पीपल को दे दिया। अभी ये अच्छा से ये काम चल रहा है। और रेसिडेंशियल स्कूल्स ने पहले तेलंगाना आने के बाद 125 है, उसके बाद 250 हो गया, अभी डबल हो गया। वो 30 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हो गए। देन कल्याण लक्ष्मी बोल के शादी, बच्ची के शादी हुआ तो गवर्नमेंट ने 1,25,000 दे रहे अभी। बहुत उसके बाद वो बीसी को एक्सटेंड किया, एसटी को एक्सटेंड किया, माइनॉरिटी को एक्सटेंड किया। तो अभी तेलंगाना में मालूम है रेसिडेंशियल स्कूल्स ने तो 1000 बन गया, 1000 रेसिडेंशियल स्कूल सब प्लान के लिए। 2017 में ये भी चेंज किया तेलंगाना गवर्नमेंट में। सब प्लान नहीं था, प्लान 9 प्लान नहीं हुआ तो सब प्लान कहाँ रहेगा बोल के स्पेशल डेवलपमेंट फंड एक्ट बना। पहला सब प्लान एक्ट में क्या है, वो 10 साल तक रहेगा बोल के लिख के वो तेलंगाना गवर्नमेंट निकाल, जो वो टाइम लाइन नहीं रहेगा बोल। देन वो पूरा पुराना एक्ट में क्या है, एक ईयर में, 1 साल में खर्च नहीं हुआ तो चले जाता। ये एक्ट में तेलंगाना वो लाया, एक्ट में क्या गया, वो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होता। मतलब 1000 करोड़ नहीं खर्च हुआ तो 1000 करोड़ नेक्स्ट बजट में आ जाता। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि एक सरकार की संवेदनशीलता और आप जैसे लोगों की कार्यशीलता और सतत संघर्ष का नतीजा है कि एक पैसा जो महज योजना था, जो सरकारों की मनमर्जी पे निर्भर था, नेताओं की मनमर्जी पे निर्भर था कि उसको चाहे जितना एलोकेट करे और चाहे खर्च करे या नहीं करे,
पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन वो दलितों तक नहीं पहुंचना चाहिए, ये रहा। लेकिन 2014 से जो प्रयास शुरू हुए, उसमें 16,000 लोगों को 3-3 एकड़ जमीन, 16,000 दलित परिवारों को 3-3 एकड़ जमीन खरीद के दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। 1,000 रेजिडेंशियल स्कूल इसी मद से पैसा खर्च करके खोल दिए गए। ये बहुत बड़ी चीज है। दलित बच्चियों की शादी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा गतिरोध होता है पैसा ना होना, लेकिन उनकी शादी के लिए 1.5 लाख रुपया निर्धारित कर दिया सरकार ने कि जब भी किसी दलित बच्ची या ट्राइबल बच्ची की शादी होगी, आदिवासी बच्ची की शादी होगी, तो वो 1.5 लाख रुपया देगा। और इसे दलित और आदिवासी तक ही सीमित ना करके उसे समाज के अन्य कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों तक भी पहुंचाने के लिए इसी तर्ज पे काम किया गया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। बताइए आगे इस पे क्या कहना चाहिए। इसके बाद क्या है, वो ओवरसीज स्कॉलरशिप ने दिया। अभी तक 700 पीपल विदेशों के गया, वो अम्बेडकर का जैसे, तो कुछ तो ये आंध्र प्रदेश जैसे, सॉरी तेलंगाना जैसे छोटे से प्रदेश में ने अपने यहाँ इसी फंड से 700 बच्चों को, 700 दलित आदिवासी छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। बहुत बड़ी बात है। आगे बताइए। इसके बाद क्या हुआ, ये 2017 में हो गया। और ये दलितों के लिए काम करने के लिए चंद्रशेखर राव ने उसको सोच रहे हैं। ये परसों संडे को मीटिंग हुआ और एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने। ये आदमी को इकोनॉमिकल सपोर्ट लेने के लिए 10 लाख देने के डिसीजन किया एक एक परिवार को। पहले तो पायलट प्रोजेक्ट ने 1200 करोड़ अलोकेशन कर दिया। ये 1200 करोड़ ये सब प्लान का अलग है, ये सब प्लान में नहीं है। अच्छा। सब प्लान के बाहर सब प्लान का काम सब प्लान चलते रहता। ये सब प्लान के बाद भी ये 1200 करोड़ ने अलोकेशन किया था और डिसीजन लिया था। ये डिसीजन तो क्या होता, मतलब सब प्लान में पैसा अगर कम पड़ रहा था तो 1200 करोड़ रुपया उसमें और जोड़ दिया और 10 लाख रुपए प्रति परिवार को अपना व्यवसाय या अपना उद्योग स्थापित करने के लिए दे दिया गया। बहुत बड़ी बात है। देने के डिसीजन किया, देने का निर्णय लिया गया। डिसीजन भी ये डिसीजन पे मैं भी था। अच्छा। ये इसमें इस मीटिंग में सोशल सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव ओनली लक्ष्मैया था, दूसरा नहीं था। पूरा एमएलए, एमपीस, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, लक्ष्मैया इज द ओनली नॉन ऑफिसर, नॉन मिनिस्टर, नॉन लेजिस्लेटिव। सीएम ने मेरे से खुद भाषण ले लिया था, वो भी मैं तेलुगु में है, मैं भेजा देता हूँ आपको, ये ऑडियो है। उसलिए क्या बोल रहे, ये तेलंगाना का मॉडल क्या है, वो तेलंगाना में ये स्पेशल कंपोनेंट प्लान, सब प्लान और स्पेशल डेवलपमेंट फंड एक्ट के तरीका से अब बहुत तेजी से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे जाने के लिए हमसे। उसके बाद क्या हुआ, ये चीफ मिनिस्टर ने सेंटर फॉर दलित स्टडीज से इसके लिए मिल के 2004 से काम कर रहा है। ये पहले बोला सेंटर फॉर दलित को बिल्डिंग है, नहीं हम डेंट में है। उन क्या बोला, हम जमीन दे रहा, पैसा दे रहा, बिल्डिंग बन लो। ये देश के लिए ये मॉडल बनना पड़ेगा। ये अभी तक 26 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये बिल्डिंग। अभी ये 27 फीट का अंबेडकर स्टैचू है। आपका लखनऊ में मायावती जी ने, मैडम मायावती ने बनाया 18 फीट का स्टैचू। हमारा हैदराबाद में सेंटर फॉर दलित स्टडीज का बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग में रहता, वो स्टैचू बाहर नहीं रहता। जी हाँ साथियों, मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका था जब मैं इस बिल्डिंग को देखने के लिए गया था। 27 फीट की डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने केंद्र में स्थापित किया गया है और सरकार की तरफ से स्पेशल कंपोनेंट फंड के तहत की योजना के स्पेशल कंपोनेंट प्लान खुद ही इसका पैसे से दे दिया। 27 करोड़ रुपया सेंटर फॉर दलित स्टडीज की एक बहुत अति आधुनिक बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया। चलिए आगे बढ़िए।
बताइए आप। ये बिल्डिंग में वो 6 फ्लोर्स है। 6 फ्लोर्स में फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस रहता, सेकंड फ्लोर में 4 कॉन्फ्रेंस हॉल्स, देन क्लासरूम्स, थर्ड फ्लोर में एक ऑडिटोरियम, फोर्थ फ्लोर में एक 100 आदमी रेसिडेंशियल फैसिलिटी, फिफ्थ फ्लोर में लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी, मैनुअल लाइब्रेरी, देन लास्ट में एक म्यूजियम ही बन रहा है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दलित म्यूजियम इन इंडिया। अभी तक दलित म्यूजियम तो नहीं है देश में। कहाँ भी देखो ट्राइबल म्यूजियम रहता, हिस्टोरिकल म्यूजियम रहता, वो म्यूजियम रहता, मगर दलित म्यूजियम तो नहीं है। ये दलित म्यूजियम बन रहे, तो 300 पीपुल का अकोमोडेशन के लिए ऑडिटोरियम है, क्लासरूम्स है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, लाइब्रेरी है, ये 100 आदमी रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, ऑफिस है, वो 3 फ्लोर्स नीचे एक पार्किंग के लिए है। ये तो अत्याधुनिक। और भी बताता हूँ, बाहर का पूरा बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर ला लिया। ये चारों तरफ से स्टैचू 9 फीट का बुद्धा स्टैचू रहेगा। अंबेडकर का हाथ ये सामने नहीं दिखता, ऊपर दिखता, इधर ऊपर बोले तो बुद्धा के लिए दिखता, ये धम्म चक्र रहता। ऐसा ये पूरा एक मैन्यूमेंट के लिए, मैनमेंट के तरीका से कहाँ भी आप नहीं देखा होगा। आई एम सॉरी, समवेयर रहे तो आई एम बी हैप्पी। हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग तो बना रहा है, ये 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है। परसों मैं चीफ मिनिस्टर से बताया, उन इनाग्रेशन के लिए तैयार है। वो भी एक संतोष का बात है, हैप्पीएस्ट बात है। आपसे बोल रहा हूँ, वो 2 दिन के पहले मैं चीफ मिनिस्टर से मिला था। उन तैयार है, अभी कॉन्ट्रैक्टर में 1 घंटा के पहले फोन किया, सर 1 हफ्ता में ये हो रहा है, आपका हैंड ओवर ले लो बोल के। ये तो अच्छा। पहले आपका सामने बता रहा हूँ, ये आपका इंटरव्यू में वो आ रहा है, अभी तक किसकी भी नहीं बताया मैं। तो क्या हुआ ये, मैं क्या बता रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट एक आदमी कुछ कमिटमेंट में काम करे तो काम सफल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये दलित आर्थिक अभियान दलितों के सक्षमता की तरफ बढ़ते कदम का एक शानदार मिसाल है। दलित सेंटर फॉर दलित स्टडीज की 6 माले की जो शानदार बिल्डिंग बनी है, अत्याधुनिक बिल्डिंग, उसका उद्घाटन इसी महीने होने जा रहा है, जहां पर 27 फीट की डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित किया गया है और 9 फीट की बुद्धा की मूर्ति को भी स्थापित किया है। अंबेडकर और बुद्ध के सपनों को जोड़ते हुए, अंबेडकर और बुद्ध के विचारों को जोड़ते हुए अपने एक नए भारत, जिसमें सभी लोग बराबर से अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों को एक साथ जिएंगे, बड़ी बात है। खास बात यह है कि सरकार अगर अपने स्तर पे और सरकार को नेतृत्व करने वाले लोगों के अंदर अगर संवेदनशीलता और जागरूकता है अपने देश, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति, तो वो तमाम रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। ये एक बड़ी मिसाल है। स्पेशल कंपोनेंट फंड से शुरू हुई जो यात्रा थी, आज शेड्यूल कास्ट सब प्लान के नाम से जानी जा रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तीन राज्यों ने इस पैसे के सही एलोकेशन और एक्सपेंडिचर, मतलब पैसे को चिन्हित कर देना और उसके खर्च करने की सुनिश्चितता करने के लिए एक कानून बना दिया। तेलंगाना में इस कानून का फायदा ये हुआ कि लगभग 16,000 लोगों को, परिवारों को 3-3 एकड़ जमीन मिल गई। लगभग 1,000 रेजिडेंशियल स्कूल खुल गए। पहले मात्र 100 स्कूल थे, आज 250 स्कूल और खुल गए। और इसके साथ ही तेलंगाना में दलित परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1.5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि निर्धारित कर दी गई। और ये सब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लक्ष्मैया जैसे लोगों के बहुत संवेदनशील तरीके से निरंतर प्रयास करने का नतीजा है। आपके इस सेंटर फॉर दलित स्टडीज के इस सेंटर को के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पे सेंटर फॉर दलित स्टडीज का ये जो नया
बिल्डिंग बन रहा है, ये पूरे देश भर के दलित आंदोलन के लिए एक मिसाल होगा। उनको भी अपने प्रदेशों में इस तरह के प्रयास करने के लिए उत्साहित करेगा। और निश्चित तौर पे मैं हर एक व्यक्ति से एक व्यक्तिगत स्तर पे जो एक अपील कर सकता हूं वो यही है कि कम से कम यदि दलित आर्थिक डेवलपमेंट की बात होती है, यदि दलितों के आर्थिक उन्नयन की बात होती है, उनके विकास की बात होती है, तो कम से कम एक बार तेलंगाना में इस सेंटर फॉर दलित स्टडीज के सेंटर को जाके देखिए और कम से कम लक्ष्मैया जी से जरूर मिले और वो उनके प्रयास और खासतौर पे उनके प्रयासों के नतीजे के बतौर जिस तरह से स्पेशल कंपोनेंट फंड से जो यात्रा शुरू हुई, आज जो फंड शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के बतौर जाना जाता है, उसकी कानूनी जामा पहनाने में के बाद सफलताओं की सुनिश्चितता किस तरह से हो गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मैया जी। हम आपको आगे भी निरंतर इन्हीं तमाम मुद्दों पे आमंत्रित करते रहेंगे और मौका लगा तो हम जरूर से आपके इस पूरे बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर अपने साथियों को, अपने समाज को और देश भर को इसका लाइव प्रसारण भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।